मधेश के कई दृष्टिकोण से देखल गेलै, जेना कि जीव सब के लेल फलस्तीन के देखल गेलै, a land without people for people without land। इटिनेरेंट जे पहाड़ी जाति सब रहे, ओकरा सब के लेल जमीन नहीं पहुंच रहल, तो ओकर कल्पना ई कैल गेलै जे मधेश में जमीन छै लेकिन मधेसी नहीं छै, तो प्लान में इंट्रूजन भ गेलै एकटा जे नहीं मधेश में खाली जमीने नहीं छै, मधेसियो छै। तहिना गोरखाली एम्पायर के एक्सपेंशन के दोसर पर्पस रहे सिविलाइजिंग द ओरिजिनल्स। ई सब जे जनजाति सब छै से सब तो गाय के मांस खाए वाला नहीं, से सब तो मामा के फुफू के घर में बियाह करे वाला, ई सब तो सभ्यताए नहीं जाने छै। एकरा सबके सभ्य बनाबे के एकटा सिविलाइजिंग मिशन आ एकटा सेटलमेंट मिशन। मधेश में सेटलमेंट मिशन, पहाड़ में सिविलाइजिंग मिशन। तो ई वैल्यू से नेपाल के जस्टिस सिस्टम जे छै से अछूता नहीं छै। अही वैल्यू सब के ल के आबि के नेपाल के जुडिशियरी बनल छै। तो उ जुडिशियरी कोन हिसाब से ले छै जे एहि वैल्यू के यदि कोनो किताब के आधार पर या कानून के आधार पर अहाँ प्रश्न उठबै छियै, the values are more important than what is written in law books। कानून में किछ लिखल हो, लेकिन यहाँ आधारभूत राज्य के मूल्य मान्यता पर यदि प्रश्न उठबै छियै तो उ न्यायपालिका मानल तैयार नहीं छै। ओकरा ई बुझाई छै जे हमर सुप्रीमेसी के, हमर प्रमुखता के अहाँ चैलेंज कर रहल छी, ओकरा चुनौती द रहल छी, तो उ सब एक ठाम चलि अबै छै। जना भाषा के बात भेलै तो भाषा के बात में भले ही वही न्यायाधीश सबके पृष्ठभूमि, जातीय पृष्ठभूमि अलग रहल हो, क्यों क्षत्रिय, क्यों ब्राह्मण, धार्मिक पृष्ठभूमियों किस अलग रहल हो, क्यों शाक्त, क्यों शैव, क्यों वैष्णव, क्षेत्रीय पृष्ठभूमि अलग रहल हो, क्यों स्यांगजा से आयल तो क्यों झापा से आयल तो क्यों पाल्पा से आयल। लेकिन जखन बात या आधारभूत मान्यता पर आबि गेलै तो सब एक भ गेलै जे बाप रे बाप गोरखाली भाषा के चुनौती देवी तब तो हमर अस्तित्व नहीं रह जा। तो एहि बात पर आबि के सब एक भ गेलै। तो पूर्वाग्रह से निकलनाई कानूने में लिख देला से नहीं भ जाय छै। कानून में लिखला से एकटा शुरुआत जरूर होय छै पूर्वाग्रह से निकल के, लेकिन पूर्वाग्रह कानून से बेसी मजबूत होय छै। करा तो पूर्वाग्रह पुस्त दर पुस्त के शिक्षा से आयल रहै छै। तो तै दुआरे पूर्वाग्रह के संबोधन के लेल जे अंतरराष्ट्रीय प्रचलन छै, तै के साथे साथे किछ रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व के सेहो आवश्यकता पड़ै छै। ई तो भेल आंतरिक परिदृश्य। आंतरिक परिदृश्य में एकटा और जोड़ल बात की छै जे नेपाल के न्यायपालिका के मुख्य उद्देश्य न्याय देनाई नहीं छै। नेपाल के जस्टिस सिस्टम के पर्पस एडमिनिस्ट्रिंग जस्टिस नहीं छै। ओकर पर्पस है टू गिव कंटिन्यूटी टू स्टेटस क्वो, यथास्थिति के निरंतरता आ स्थिरता के सुनिश्चितता, गारंटीइंग स्टेबिलिटी। ये दूटा उद्देश्य से परिचालित है। जो समाज में स्थिरता के न रहे आ जे यथास्थिति छै ओमे बेसी परिवर्तन नहीं हो, कनी मनी सही लेबै लेकिन व्यापक परिवर्तन स्वीकार। अंतरराष्ट्रीय जो परिस्थिति छै ओमे की रहे, प्री वेस्टफालियन सेटलमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस कहे छै। यूरोप में जो वेस्टफालियन ट्रीटी के बाद, समझौता के बाद एकटा अवस्था आयल है जेमे राज्य के प्रमुखता स्थापित भेलै। राज्य के प्रमुखता स्थापित होबे से पहिने धर्माधिकारी जे रहे से न्याय दे। जस्टिस वाज एन अफेयर ऑफ रिलीजियन। धर्म के आधार पर न्याय होए वेस्टफालियन सेटलमेंट से पहले, 17वीं शताब्दी से पहले।
वेस्टफालियन सेटलमेंट के बाद की भ गेलै जे राज्य के अधिकार में चलि अलै त न्यायपालिका सेहो जे रहे ने से राज्य के एकटा अंग रहे। ई 3 पिलर्स ऑफ द स्टेट में जो जुडिशियरी के राखे का कारण ही रहे जो है स्टेट के पिलर रहे। जब स्टेट के पिलर रहे तो स्टेट के प्रोटेक्शन के ओकर रिस्पांसिबिलिटी रहे राज्य के केना सुरक्षा कैल जाए। तो वो मान्यता की कहे छै जे राज्य के स्थिरता के लेल जुडिशियरी किछो क सकैया। वो मान्यता एतेक मजबूत छै अखनो जे देखियो डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी वही से आबै छै जे राज्य के कंटिन्यूटी के लेल जे नहीं लीगल छै सेहो लीगल भ जाय छै। वो वेस्टफालियन सेटलमेंट के बाद के प्रिंसिपल छै जुडिशियरी। वेस्टफालियन सेटलमेंट के बाद जुडिशियरी के प्रिंसिपल के डायरेक्ट करे वाला एके बेर सेकेंड वर्ल्ड वार के भ जाय छै। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में की भेलै जे 3टा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन अंतरराष्ट्रीय संस्था मुख्य रूप से परिदृश्य में आवे छै। एकटा यूनाइटेड नेशंस जेकर कंट्रोल करे वाला कहे छै जे 1 बम 1 वोट। बाद में अखन चैलेंज भ गेलै लेकिन जेकरा संग में न्यूक्लियर बम छै हाइड्रोजन बम छै वो वीटो पावर कंट्री। तो वो कहला जते सदस्य सबके एकटा वोट लेकिन इन रियलिटी 1 बम 1 वोट तै पर भ गेल यूनाइटेड नेशन सिस्टम। ओकर मूल्य मान्यता से सेहो नेपाल के जुडिशियरी चाहे कोनो मेंबर कंट्री के जुडिशियरी बाहर नहीं जा सकै छै। दोसर जे संस्था सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद बनलै ओकरा कहै छै ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस। वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA। एहि में छै $1 1 वोट। जते धनिक छी ओतेक बेसी अहाँ के शक्ति। अहू से संसार के जुडिशियरी मुक्त नहीं होबा सकले। तै के बाद तेसर इंस्टीट्यूशन सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जब ओकरा कहे छै वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। उ की कहे छै जे आदमी के स्वतंत्रता प्रमुख नहीं छै पूंजी के स्वतंत्रता प्रमुख छै। फ्रीडम ऑफ कैपिटल इज मोर इम्पोर्टेंट देन फ्रीडम ऑफ पीपल। नहीं तो अहू मान्यता से जुडिशियरी बाहर नहीं निकल सके छै। तो एकटा इंटरनल डायमेंशन नेपाल के डोमेस्टिक डायमेंशन जे कि अहाँ के वैल्यूज आ प्रिंसिपल भक इंस्टीट्यूशनलाइज भेलै प्रेजुडिस स्थापित भेलै। दोसर एकटा इंटरनेशनल जे इन्वायरमेंट छै जे कि अफेक्ट कर रहल छै जुडिशियरी के। दुनू की स्थापित करने छै जे डॉक्टर आर्मिटेज अखन कहले था जे competent। आप competent के परिभाषा के देते? Who defines who is competent? The one who defines competence, the one who is powerful। जे शक्ति में थे से ना परिभाषा देते जे competence के की परिभाषा है हम वहाँ थोड़ा परिभाषा दे ना। हमारा सीके लाल के तो क्यों nobody is going to ask सीके लाल what is the quality of a competent judge ना नहीं पूछा वाला छै। तो कॉम्पिटेंस के परिभाषा पावर से आवे छै इंटरनेशनली से हो डोमेस्टिकली से हो। तहिना इंटीग्रिटी के बात करे छै केकरा इंटीग्रिटी कहबै। हिंदू धर्म के अनुसार से गाय नहीं खाते तो इंटीग्रिटी छै नहीं। आ मुसलमान धर्म के अनुसार से सुगुर नहीं खाते तब इंटीग्रिटी छै। इंटीग्रिटी के खाली ब्राइवे से तो नहीं जोड़ सके छै बिहेवियर से आवे छै ओकरा धर्म से आवे छै व्यवहार से आवे छै समाज से आवे छै सब चीज इंटीग्रिटी में आवे छै। तो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट से हो आ डोमेस्टिक एनवायरनमेंट से हो दुनू जाकर जुट जाए छै कथी में टू गिव कंटिन्यूटी टू स्टेटस क्वो एंड टू इंश्योर स्टेबिलिटी। यथास्थिति के केना निरंतरता दी आ स्थायित्व के प्राथमिकता में राखी परिवर्तन के ना। परिवर्तन दोयम प्राथमिक स्थिरता स्थिरता बेसी महत्वपूर्ण भक जुडिशियरी के एक परमानेंट वैल्यू सिस्टम के रूप में डोमेस्टिकली इंटरनेशनली दोनों स्थापित भ जाय छै। तै द्वारा की भ जाय छै कोर्ट के प्राथमिकता में टू इन्फोर्स प्रॉपर्टी राइट संपत्ति के अधिकार के सुनिश्चितता से न्यायपालिका के अदालत के प्राथमिकता में छै।
नागरिक के अधिकार ओकर प्राथमिकता में नहीं है। अखने यहाँ देख लियो यूएनएचसीआर के रिपोर्ट आयल है, यूएनएचसीआर के रिपोर्ट के सरकार खारिज कर दिल, अदालत उनमें हस्तक्षेप नहीं करे वाला है। एकटा संपत्ति के अधिकार के बारे में किछो करला ते देखियो तो सौंसे अदालत इंक्लूडिंग होकर सबटा वकील, सबटा न्यायाधीश, सबटा ज्यूरिस्प्रूडेंस के जानकार एक लाइन है। तो पहिल बात प्रतिनिधित्व से होबा पड़ले, भले ही प्रोपोर्शनेट नहीं हो, समानुपातिक नहीं हो, प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन हो से जरूरी नहीं है, लेकिन एडेक्वेट रिप्रेजेंटेशन, पर्याप्त प्रतिनिधित्व से होबा पड़ले पहल बात। दोसर बात, न्यायालय पर दबाव देव के लेल राजनीति मजबूत होबा पड़ले। नेपाल में सबसे बेसी राजनीति अदालत करे छे, ई बात सब क्यों जाने छे। तो जब न्यायालय अदालते राजनीति करे छे तो ओकरा पर राजनीतिक दबाव से हो कुछ जरूरी छे। जे देश में केहन भावना छे, देश न्याय केकरा कह रहल छे, देश कोन आधार पर न्याय मांग रहल छे, एहि बात के ठाकुर जी सन लोग के से कनी जोर से आवाज उठाव पड़ते। तेसर की भ जाय छे जे जेकरा न्याय के जानकार के दबाव कहे छे, जे कि नेपाल में बहुत कमजोर छे। नेपाल में वह वकील अदालतों में अभ्यास करे छथिन, वह जाकर कानून पढ़वे जाय छथिन कॉलेजों में, आ वह कंसल्टेंट छथिन बिजनेस हाउसेजों के, आ वह कंसल्टेंट छथिन एनजीओ के, आ वह कंसल्टेंट छथिन यूएन सिस्टम के। तो ई इंटरेस्ट से सब बाहर नहीं निकल सके। सामान्यतया की होय छे, न्याय शास्त्र पढ़ावे वाला, कानून के पढ़ावा वाला सब जे रहे छे, तेकरा सबके दबाव, उ अग्रगामी रूप से कानून के व्याख्या करे छे। उ बानल राजनीतियों से नहीं रहे छे, उ बानल कानून के काला अक्षर से सेहो नहीं रहे छे। उ जे रहे छे शिक्षक, कानून के शिक्षक, ओकर अग्रगामी व्याख्या करे छे। तो वही किस्म के एकटा काडर नेपाल में बनावे के जे कानून के अध्ययन करे, ओकरा बारे में अनुसंधान करे, मुदा ई फील का काज कर बात सबसे कुछ मुक्त रह यूनिवर्सिटी के, विश्वविद्यालय के तलब पर या कोनो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एहन होई, अनुसंधान के संस्था होई, जेकर काज क ओपर गुजारा कर सके व्यवस्था होई, तो वो ओकर अग्रगामी व्याख्या कर सके, एहन एकटा काडर बनाना जरूरी है। आ सबसे जरूरी की है जे एहि भाव से पहिने मुक्त होबा पड़ल जे न्यायालय जे छै से मंदिर छै, मंदिर नहीं छै न्यायालय, मंदिर नहीं छै। जहिना समाज के राज्य छै, सिंहदरबारे छै, सिंहदरबारे में देखे छी सर्वोच्च अदालत के नया भवन सेहो बनवला, ओकर बाहर गेटे पर पुरानो भवन, तो राज्य से बाहर नहीं छै, राज्य के एकटा अंग छै। जेहने अहाँ के 19-20 हेतै, जहन प्रधानमंत्री तेहन सर्वोच्च के न्यायाधीश, तहिना बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, तहिना बड़का अखबार के संपादक, तहिना बड़का कोनो उद्योगपति, तहिना सेना के सेनापति, ई सब समाज के एकटा शक्तिशाली जे समूह छै, ओहि समूह के प्रतिनिधित्व करे छै। आ जनता के अधिकार के लेल, जनता के संघर्ष के लेल आगा भक बढ़ वाला जो समूह सब छै, ओकरा सबके निर्माण कर पड़त। उस समूह में राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक गठबंधन, पॉलिटिकल अलायंसेस, कुछ वॉलंटरी ग्रुप्स, एनजीओज नहीं, एनजीओ से हो वाला काज नहीं छै, वॉलंटरी स्वायत्त रूप से अधिकार के लेल काज करे वाला कुछ समूह सब जे होय, ई सब न्याय के आगा बढ़ाते। हम कुछ बेसी बाज गेलौं, बेसी दीपेन्द्र जीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो प्रश्न कहाँबाट आइपुग्यो भन्दाखेरि, म यी विषयहरू धेरै पहिलेदेखि लेखिँदै आएको, विवादित बन्दै आएको र त्यसलाई एक या अर्को नाउँमा अझ विवादित बनाइँदै आएको विषय हो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो कारणले यसमा राजनीतिक तवरबाट, अघि हुन त सिकेलालजीले भन्नुभयो राजनीति नै बढी प्रभावकारी हुनुपर्छ, तर राजनीतिक कोणबाट धेरै कुराहरू उठिसक्दा पनि यो विषयहरूमा अलिकति एउटा एकाडेमिक डिस्कसन हुन सकेको थिएन जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो कारणले मैले मेरो एउटा बृहत आफ्नो इन्ट्रेस्टको विषय भएको हुनाले
जुडिसियल डिसिजनहरू आफैमा किन इन्कन्सिस्टेन्ट, किन विरोधाभासी छन् त भन्ने विषयमा मैले एउटा अनुसन्धान गर्न खोज्दैछु। त्यसैको एउटा सानो पार्टको रूपमा मैले सुरुवात गर्दाखेरि मेरो सुरुवात चाहिँ मधेसीका विषयसँग सम्बन्धित डिसिजनहरू किन विवादित बने। कुनै बेला सुप्रिम कोर्टका डिसिजन एकदमै यथास्थितिवादी हुने, झन् पछाडि जाने, कुनै विषयमा हुन त सिकेलालजीले भन्नुभयो एकदमै यथास्थितिलाई प्रमोट गरिराखेको छ सुप्रिम कोर्टले, तर म चाहिँ यहाँ त्यो भन्न सक्ने अवस्थामा पूर्णतः छैन। किन भन्दाखेरि कतिपय अवस्थाहरूमा नेपालको सुप्रिम कोर्टलाई साउथ एसियाकै एकदमै प्रोग्रेसिभ सुप्रिम कोर्ट पनि भनिएको छ डिसिजन हेर्दाखेरि। सो किन त त्यो इन्कन्सिस्टेन्सी किन, कुनै बेला जम्प लगाउने, कुनै बेला तल झर्ने। खास गरेर त्यो बेलामा मलाई कस्तो लाग्यो भन्दाखेरि कतै न कतै हामीले त्यो डिसिजनहरूलाई विश्लेषण पो गर्नुपर्ने हो कि एकाडेमिकली पनि प्रिन्सिपलहरूमा बेस भएर पनि अध्ययन गर्नुपर्ने हो कि, र यस्ता छलफलहरूले पनि त्यसलाई मद्दत गर्न सक्छ कि भन्ने हिसाबले मेरो त्यो एउटा अध्ययनको एउटा सानो पार्टलाई दिपेन्द्रजीले के भन्नुभयो भन्दाखेरि यसलाई यो प्रकाशनको एउटा भागको रूपमा पनि हामीले प्रकाशन गर्न सक्छौँ भनेर भन्दा मैले नै भन्न सकिनँ, र त्यो सुरुको जुन आर्टिकल छ त्यो मेरो अध्ययनको एउटा सानो पार्ट मात्रै हो। त्यसलाई अझै कन्फर्म गर्न चाहिँ विभिन्न कोणहरूबाट बाँकी नै छ। यस्ता छलफल र बृहत यो गोष्ठीबाट आउने निचोडहरूले त्यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउने प्रत्यायोजन नगरिकन बनाइएको त्यो कारणले सुप्रिम कोर्टको डिसिजन पाए ठिक छ, मलाई पनि लाग्छ कानुनी दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने द्याट वाज फाइन। तर त्यसपछि सुप्रिम कोर्टको ट्रेन्ड हेरौँ न त, त्यसपछि कानुन नबनेका विषयमा यदि व्यक्तिगत अधिकारमा आघात परिराखेको छ भने सुप्रिम कोर्ट 2-3 फलाङ अगाडि गएर यो पनि बनाऊ, कानुन पनि बनाऊ, यो संयन्त्र पनि बनाऊ भनेर भन्न सक्ने। 32,000 नागरिकता पाएका मान्छेलाई त्यो डिसिजन अहिले पनि त्यो कम्पाइलेसनमा छ, ती नागरिकहरू गैर नागरिक हुन् भनेर चाहिँ भनेको छैन। त्यो यदि छैन भने त्यसलाई कुन निकायबाट, कुन संयन्त्रबाट, कुन कानुन बनाएर दिनुपर्ने हो त्यो त भन्नुपर्ने थियो नि। त्यो चाहिँ विश्लेषण हुन पाएको थिएन। त्यस्ता थुप्रै कुराहरू मैले त्यो एउटा संक्षिप्त रूपमा त्यो आर्टिकलमा उठाउने कोसिस गरेको छु। आशा छ यहाँहरूले पनि त्यसमा सन्दर्भ मिलाएर कमेन्टहरू गर्नु। लड्नलाई, न्यायको लागि अदालतमा लड्नको लागि एउटा टिम बनाउनु पर्यो, एउटा क्याडर तयार गर्नु पर्यो भनेर भन्नुभयो। त्यो सन्दर्भमा म अलिकति निवेदन गर्न चाहन्छु। हामी मधेसी कानुन व्यवसायहरू 2063 सालमा संविधान बनिसकेपछि हामी निरन्तर रूपमा यो समावेशी न्यायपालिका समावेशी हुनुपर्छ र सर्वोच्च अदालतबाट जुन जस्टिस डेलिभरी भइरहेछ त्यसमा पनि समावेशिता हुनुपर्छ। त्यसको लागि हामी निरन्तर रूपमा लड्दै आएका छौँ र हामीले यो संयुक्त मधेसी कानुन व्यवसायी मोर्चा जुन गठन गरेका छौँ, जसमा कि मधेसमा भएका जति पनि राजनीतिक दल छन् र त्यो राजनीतिक दलसँग आबद्ध भएका कानुन व्यवसायीहरू छन्, उहाँहरूलाई सबैलाई एक ठाउँमा राखेर हामीले संयुक्त कानुन व्यवसायी मोर्चा गठन गरेका छौँ। र यो मोर्चाको काम के हो भने, मुख्य काम के हो भने न्यायको लागि र समावेशिताको लागि हामी चाहिँ संयुक्त रूपमा समय समयमा पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटिगेसन सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेर हामीले न्यायको लागि हामीले प्रयास गर्दै आएका छौँ र अहिलेसम्म जति पनि समावेशिताका कुराहरू लागू भएको छ त्यसमा चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ हाम्रै प्रयासबाट भएको छ। सुरुमा हामीले नेपाल वायु सेवा निगमदेखि हामीले पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटिगेसन सुरु गरेका थियौँ। त्यसपछि निरन्तर रूपमा हरेक साल चाहिँ पढ्दै आएको छ। तपाईँहरूलाई जानकारी पत्र पत्रिकामा पनि आएको छ। अहिले दिपेन्द्रजीले जुन किताब प्रस्तुत गर्नुभयो त्यस अहिले जुन बनाउनु भयो, अहिले जुन रिलिज भयो त्यसमा चाहिँ विभिन्न फैसलाहरू छ। तर हालसालै चाहिँ 2टा मुद्दाहरू अहिले विचाराधीन छ सर्वोच्च अदालतमा र म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। सेनामा अधिकृत क्याडेटको लागि 15वटा मधेसीहरूको लागि सिट छुट्याइएको थियो। त्यसमा चाहिँ इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड मिट गर्ने 60 जना मधेसीहरूले अन्तिम तहसम्म चाहिँ आफ्नो योग्यता चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभयो र लिखित परीक्षा हुँदाखेरि त्यो 60 जना मध्ये 1 जनाले पनि पास गर्न सकेन। अहिले हामीले कुरा के उठाएका छौँ, हामीले 2टा कुरा समावेशिताको लागि 2टा कुरा उठाएका छौँ। एउटा त अहिलेसम्म जुन सिस्टम थियो जसबाट कि मधेसीहरू
कुनै पनि प्रशासनिक सेवामा अथवा सैनिकमा अथवा न्याय सेवामा प्रवेश गर्न नपाओस् भनेर जुन सिस्टम बनाएको थियो त्यो सिस्टम अहिले पनि कन्टिन्यू छ। जबसम्म त्यो इभ्यालुएसन सिस्टम अथवा एक्जामिनेसन सिस्टमलाई चेन्ज गरिँदैन तबसम्म मधेसी समुदायका लगायतका जुन पिछडिएका क्षेत्रका आदिवासी जनजाति महिलाहरू छन् उनीहरूको सहज प्रवेश राज्यको निकायहरूमा हुन सक्दैन। त्यसैले जुन यो एक्जाम लोकसेवा आयोगले सञ्चालन गरेको एक्जामिनेसन सिस्टम छ त्यसमा पनि चेन्ज हुनुपर्छ, जसबाट त्यो चाहिँ मधेसी मैत्री हुनु पर्यो, जसबाट कि मधेसीहरूले त्यो एक्जामिनेसन कम्प्लिट गर्न सकोस्। अब त्यो कुरा यो चाहिँ अहिलेको सिस्टम चाहिँ त्यसमा डिफेक्ट छ, त्यो फल्ट छ। त्यसमा त्यो केबाट देखिन्छ भने 60 जनामा 1 जना पनि पास गर्न सकेन र अदालतमा यो कुरा हामीले उठाएपछि अदालतले यो 15वटा सिटलाई अहिले रोकेको अवस्था छ। अब यो बदर भयो भने पुनः एक्जाम होला अथवा यो सिट चाहिँ अर्को विज्ञापनको लागि सुरक्षित हुन्छ। त्यस्तै अर्को उदाहरण म दिन चाहन्छु, रिसेन्टली अहिले भएको MBBS को लागि महाराजगञ्ज क्याम्पस चिकित्सा शास्त्र क्याम्पसले 40-42वटा सिटहरू 42वटा सिटहरू छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयकोले नेपाल सरकारको अनुदानबाट सञ्चालन गरेको नर्सिङ, हेल्थ असिस्टेन्ट, फोटोग्राफी जति पनि मेडिकल रिलेटेड कोर्सहरू छ त्यो चाहिँ सम्पूर्ण नेपाल सरकारको पैसाबाट सञ्चालित क्याम्पसहरू हो। तर त्यसमा अहिलेसम्म चाहिँ छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने प्रावधान भएको छैन। हामीले अस्ति एउटा पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटिगेसन हाल्यौँ र त्यसमा के भयो भने एउटा जजबाट, म यहाँ अदालतको उसलाई कायम राख्दै जजको नाम नभनौँ, अहिले एउटा जजबाट एसटी अर्डर भयो र त्यो एकपल्ट चाहिँ त्यो जाँच रोकियो एसटी अर्डरबाट। त्यही मुद्दा अर्को बेन्चमा पर्यो र त्यो कस्तो बेन्च थियो भने उसले स्वीकार गरियो यो छात्रवृत्तिको जति पनि सिट छ यो चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान अन्तर्गतका त्यो सबै छात्रवृत्तिको सिट हो भनेर स्वीकार गरियो बेन्चले। तर एसटी अर्डर जारी भएन र अहिले चाहिँ एक्जामिनेसन पनि भयो, अहिले फेरि भर्नाको प्रक्रिया पनि सुरु भएको छ। सर्वोच्च अदालतको मानसिकता कस्तो छ त्यो कुरा यसबाट चाहिँ देखिन्छ। तर हामी चाहिँ प्रयास गरिरहेका छौँ। हामी संयुक्त मधेसी कानुन व्यवसायी मोर्चाको जुन सदस्यहरू छन् हामी एउटा मुद्दामा कमसेकम 15 जना 20 जना वकिलहरू हुन्छौँ। त्यहाँ यस्ता किसिमका मुद्दाहरू आयो भने हामी अहिले लडिरहेका छौँ र त्यसमा अरू मित्रहरू जुन नयाँ मित्रहरू कानुन व्यवसायीहरू हुनुहुन्छ यसमा आबद्ध हुन चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। उहाँहरू पनि आउनुहोस् र हामी सँगै मिलेर न्यायको लागि समावेशिताको लागि लडौँ। यति भन्दै सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु।